चलिए बेटा, ये अनेक्सर आपका बस्ता है। इस अनेक्सर में बेटा हम आपके साथ जो डिस्कशन ले रहे हैं वो हम इस ई वे बिल चैप्टर में आपका एक लास्ट रूल बस्ता है, रूल 138E, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस रूल है। तो इस रूल को हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और बेटा क्योंकि ये नया रूल है तो इसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। ये रूल बेटा बेसिकली कहता क्या है बेटा, इस रूल में बेटा उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया है। उन्होंने देखा कि जीएसटी में कुछ ऐसे पर्सन थे, कुछ ऐसे सप्लायर्स थे जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड थे लेकिन अपनी रिटर्न्स रिपोर्टिंग टाइमली नहीं करते थे। अब गवर्नमेंट ने वैसे तो उनकी रिटर्न्स अगर टाइमली नहीं आती है, रिपोर्टिंग टाइमली नहीं आती है तो उनके ऊपर लेट फीस वगैरह सब लगा रखी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सप्लायर्स जो थे वो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे। तो अब उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों से रिटर्न्स टाइमली आए ये एश्योर कराने के लिए उनके दिमाग में एक नया नोवेल आइडिया आया और उन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपनी रिटर्न्स रिपोर्टिंग के टाइमली कंप्लायंसेस नहीं करेगा तो उस व्यक्ति के लिए ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी जो ई वे बिल पोर्टल पर अवेलेबल होती है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। तो रूल 138 बेसिकली इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। बेस आइडिया समझ आ गया? अच्छा, रूल 138 का पूरा प्रेजेंटेशन बेटा मैंने आपको ये चार्ट वाइज रखा है, बिकॉज चार्ट से आप इसे बेहतर समझ सकते हैं और रिवीजन के टाइम पर डेफिनेटली आपको ये चार्ट ही यूज करना है। अब रूल 138E कहता क्या है, चार्ट बेसिस पर जरा समझते चलो। वो ये कहते हैं अगर जीएसटी में कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, he may be registered as a composition supplier or he may be registered as other than composition supplier, मतलब as a normal supplier। ठीक है, अगर वो एज अ कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो अपना टैक्स सेक्शन 10 के हिसाब से कंपोजिशन टैक्स की जो कम रेट होती है उसके हिसाब से दे रहा होगा विदाउट आईटीसी, और अगर वो अदर देन कंपोजिशन सप्लायर है तो वो नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से अपना टैक्स जो होगा वो पे कर रहा होगा, व्हाटसोएवर द केस। अब वो कहते हैं कि अगर इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया एज टू सम रिपोर्टिंग तो इनके ऊपर जो होगा वो ई वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉकिंग का एक्शन जो होगा वो ले लिया जाएगा। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन। तो एज अ नॉर्मल पर्सन उन्होंने लिखा अगर इस व्यक्ति ने डिफ़ॉल्ट किया, क्या डिफ़ॉल्ट किया सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इसने नॉन सबमिशन ऑफ GSTR1 किया। GSTR1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 37 में जो कि इसे देनी होती है इधर ऑन द मंथली बेसिस और ऑन क्वार्टरली बेसिस। नॉर्मली मंथली बेसिस पर, लेकिन अगर आपका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ तक का होता है तो फिर आपको क्वार्टरली बेसिस पर GSTR1 देनी होती है। और रूल 138 ये कहता है कि अगर इस रजिस्टर्ड पर्सन ने GSTR1 नहीं दी फॉर कंजिक्यूटिव 2 लगातार महीने, 2 लगातार क्वार्टर, ठीक है, 2 लगातार महीने या 2 लगातार क्वार्टर इसने अपनी GSTR1 अगर सबमिट नहीं करी है तो इसको ई वे बिल की ब्लॉकिंग का एक्शन जो होगा वो फेस करना पड़ेगा। और वो कहते हैं दूसरी सिचुएशन, इसने अगर अपनी रिटर्न जो है वो अगर सबमिट नहीं करी फॉर 2 कंजिक्यूटिव मंथ, ठीक है बेटा, रिटर्न लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट GSTR3B नाउ। GSTR1 is what statement of outward supply which is filed as per the provision of section 37 and return is your GSTR3B which is filed as per the provision of section 39। तो वो ये कहता है जी अगर इसने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं करी है फॉर कंजिक्यूटिव 2 मंथ्स देन अगेन इस व्यक्ति को जो होगा वो ई वे बिल का एक्शन फेस करना पड़ेगा। तो आप GSTR1 पर डिफॉल्ट करो या आप रिटर्न्स पर डिफॉल्ट करो, बट ध्यान में रखना 2 कंजिक्यूटिव 2 लगातार आपके डिफॉल्ट हो गए तो फिर ई वे बिल ब्लॉकिंग का एक्शन जो होगा वो ले लिया जाएगा। अच्छा, बात आती है कंपोजिशन सप्लायर की। तो कंपोजिशन सप्लायर, आई होप यू रिमेंबर, कंपोजिशन सप्लायर बेटा उनको GSTR1 नहीं देनी होती। कंपोजिशन सप्लायर उनको GSTR1 नहीं देना होता। कंपोजिशन सप्लायर कोई आईटीसी पास नहीं करते हैं तो उनसे हम कभी GSTR1 सप्लाई की डिटेल्स वगैरह B2B B2C कुछ भी नहीं मंगवाते हैं। कंपोजिशन सप्लायर को सिर्फ क्या देनी होती है, रिटर्न्स। अच्छा, अब कंपोजिशन सप्लायर की रिटर्न होती है बेटा एनुअल रिटर्न, याद है आपको, GSTR4 एनुअल बेसिस पर। कंपोजिशन सप्लायर क्वार्टरली बेसिस पर पेमेंट करते हैं। बहुत दिनों बाद प्रोविजन आई है, जरा सुनना। कंपोजिशन सप्लायर एनुअल रिटर्न देते हैं GSTR4, बट उनकी टैक्स पेमेंट क्या क्वार्टरली होती है? हाँ, और उन्हें क्वार्टरली टैक्स पेमेंट करके एक इंटीमेशन देके बताना होता है कि हमने टैक्स पेमेंट कर दी विच इज GST CMP 08।
तो कंपोजिशन सप्लायर के लिए बेटा उन्होंने रिटर्न नहीं पकड़ी, उन्होंने उसके लिए पकड़ा वो स्टेटमेंट, टैक्स पेमेंट का स्टेटमेंट, और ये कहा कि जो पर्सन कंपोजिशन सप्लायर है अगर उसने अपना जो टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट जीएसटी सीएमपी 08 होता है अगर वो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक नहीं दिया तो इस पर्सन को अपना जो होगा वो ई वे बिल ब्लॉकिंग का एक्शन जो होगा वो फेस करना पड़ेगा। तो ये चार्ट आप आसानी से याद रख पाओगे। और रजिस्टर्ड पर्सन अगर कंपोजिशन सप्लायर है तो टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट का डिफॉल्ट किया उसने 2 कॉन्टिन्यूस क्वार्टर का, और अगर वो अदर सप्लायर है तो उसने जीएसटीआर 1 का डिफॉल्ट किया, 2 कॉन्टिन्यूस जीएसटीआर नहीं भरी 1, या फिर उसने अपनी रिटर्न्स का डिफॉल्ट किया, 2 कंसेक्यूटिव रिटर्न उसने जो है वो नहीं भरी। तो ऐसे केस में इस रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल ब्लॉकिंग का एक्शन जो होगा वो फेस करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ एक स्पेशल बात ध्यान में रखिएगा, इनके लिखने का बड़ा स्पेशल स्टाइल है जिसको नॉर्मली लोग नहीं समझ पाते। तो उन्होंने अब लिखा ये है कि अगर ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है हु इज बेसिकली या डिफॉल्टर, ठीक है जी, जिसकी रिपोर्टिंग डिफॉल्ट्स है, तो वो ये कहते हैं अब इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, तो ऐसे व्यक्ति के रिस्पेक्ट में ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल जनरेट करते टाइम पार्ट ए में कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो फर्निश नहीं की जा सकेगी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। अगर ऐसा कोई पर्सन डिफॉल्टर है तो ऐसे पर्सन के रिस्पेक्ट में ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल जनरेशन के लिए पार्ट ए में इंफॉर्मेशन देते हैं आप पार्ट ए में, तो वो जो पार्ट ए का क्रिएशन जो है उसको बेटा उन्होंने जो है वो ब्लॉक कर दिया है कि ऐसे लोगों को पार्ट ए में इंफॉर्मेशन जो होगी वो फर्निश नहीं की जा सकेगी। ये लाइन मैं दोबारा बोलूँगा क्योंकि इसमें से कुछ बहुत खास निकलेगा। अगर आप ऐसे डिफ़ॉल्टर हैं तो इन लोगों के रिस्पेक्ट में ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल बनाते टाइम जो पार्ट ए में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो ऐसे लोगों के रिस्पेक्ट में फर्निश नहीं की जा सकेगी। अच्छा, और अगर पार्ट ए में इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की जा सकेगी तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ई वे बिल जो होगा वो बनाया नहीं जा सकेगा, और विदाउट ई वे बिल आपकी गुड्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, और जब आपकी गुड्स की मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो आपके धंधे के ऊपर असर पड़ेगा, और जब धंधे के ऊपर असर पड़ेगा तो आपका दिमाग अपने आप सुधर जाएगा और आप जीएसटी कंप्लायंसेस करने लगोगे। एम आई क्लियर? अच्छा, अब जो स्पेशल पॉइंट है इस लैंग्वेज में वो बेटा क्या है सुनिएगा। वो कह रहे हैं जी अगर ऐसा पर्सन डिफॉल्टर है तो ऐसे पर्सन की इंफॉर्मेशन पार्ट ए में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब उसकी इंफॉर्मेशन वो खुद डाले या कोई और डाले उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे डिफॉल्टर की रिलेटेड इंफॉर्मेशन ई वे बिल पोर्टल जो होगा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अब उस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहे वो खुद डाले चाहे कोई और डाले, कोई भी पर्सन डाले, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पार्ट ए में फेच ही नहीं करी जाएगी। माइट बी कंसाइनर इंफॉर्मेशन डाले, कंसाइनी इंफॉर्मेशन डाले, ट्रांसपोर्टर डाले, ईसीओ डाले, कुरियर एजेंसी डाले। सुनिएगा बेटा, मान लीजिए मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड पर्सन है और ये सप्लायर है लेट्स सपोज फैब्रिक के। सुनना बेटा ध्यान से, ये सप्लायर है फैब्रिक के। अब बेटा इन्होंने, ये दिल्ली के सप्लायर है लेट्स सपोज, इन्होंने जो है वो मिस्टर बी इसको पंजाब वाले को, मान लीजिए इन्होंने गुड्स जो है वो सोल्ड आउट किए हैं, इन्होंने पंजाब वाले एक पर्सन को गुड्स जो हैं वो सोल्ड आउट किए हैं। अब जो गुड्स सोल्ड आउट किए हैं मान लेते हैं उनकी कंसाइनमेंट वैल्यू इज मोर देन 50,000, तो अकॉर्डिंगली क्या उसका ई वे बिल चाहिए? हाँ। अच्छा, अब ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है और जिसने खरीदा है बेटा वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है। अब सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। अब ये जो गुड्स की मूवमेंट होगी, लेट्स सपोज गुड्स की मूवमेंट ये कर रहा है मिस्टर ए, और मिस्टर ए डिफॉल्टर है। अब मिस्टर ए इस कंसाइनमेंट को भेजना चाहता है बट वो डिफॉल्टर है, तो अब क्योंकि ये डिफॉल्टर है तो ये ई वे बिल पोर्टल पर अगर ई वे बिल बनाने जाएगा तो पार्ट ए इसको क्रिएट नहीं करने दिया जाएगा, ये ई वे बिल नहीं बना पाएगा, इन गुड्स को एक्चुअल में ये मूव नहीं करा पाएगा। इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, मान लीजिए सप्लायर जो है वो
रेसिपिएंट को ये कहता है कि भाई मैं तो डिफॉल्टर हूं, मेरी ई-वे बिल की फैसिलिटी ब्लॉक है, तो मैं गुड्स नहीं भेजूंगा। अटेंशन, मैं गुड्स नहीं भेजूंगा, तू गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट अपने आप करेगा। तो अब मिस्टर बी वो इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करता है। नाउ मिस्टर बी इज कॉजिंग द मूवमेंट। अब मिस्टर बी अगर मूवमेंट कॉज कर रहा है तो ई-वे बिल कौन बनाएगा? मिस्टर बी। स्पेशल ध्यान देना, मिस्टर बी अब ई-वे बिल बनाएगा। मिस्टर बी डिफॉल्टर नहीं है, उसकी सारी रिटर्न टाइमली फाइल है। अब लेकिन मिस्टर बी बेटा जब ई-वे बिल बनाएगा तो ई-वे बिल बनाने के लिए जब वो ई-वे बिल पोर्टल पर जाएगा और पार्ट ए में कंसाइनमेंट डिटेल डालेगा तो उस डिटेल में उसे बताना पड़ेगा कि ये माल वो किससे खरीद रहा है। और जैसे ही ये उस मिस्टर ए का नाम डालेगा जो कि डिफॉल्टर है, तो फिर ये वाली डिटेल जो होगी ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो मिस्टर बी भी इसका ई-वे बिल जो होगा वो जनरेट नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो? जो डिफॉल्टर है वो भी ई-वे बिल नहीं बना पाएगा और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा कोई पर्सन उसके साथ अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो लोग भी उस ट्रांजैक्शन के ई-वे बिल जो होगा वो नहीं बना पाएंगे। एम आई क्लियर? अच्छा, कुछ केसेस में क्या होता है, जो डिफॉल्टर है कुछ केसेस में क्या होता है, जो डिफॉल्टर है वो ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज कर देता है कि भाई तू मेरे बिहाफ पर जो है वो पार्ट ए बना ले। पढ़ा था आपने? और प्लीज ध्यान में रखिएगा, अगर ये किसी ट्रांसपोर्टर को, किसी ईसीओ को या किसी कुरियर एजेंसी को ऑथराइज कर रहा है कि मेरे लिए तुम पार्ट ए बना लो, तो बेटा ये सारे लोग भी पार्ट ए नहीं बना पाएंगे। क्यों? भले ही ये उसके बिहाफ पर बना रही हो, पार्ट ए बनाने के लिए डिटेल तो उसकी फर्निश करनी पड़ेगी और हमने उसकी डिटेल फर्निश करना अलाउ ही नहीं किया है। दिस इज द स्पेशल लैंग्वेज जो कि उन्होंने लिखी हुई है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नीचे की लीगल लैंग्वेज की फटाफट रीडिंग करा दूंगा, ब्रॉडली आपको समझ आ गया। आप अगर डिफॉल्टर हो तो आपकी इंफॉर्मेशन को ई-वे बिल पोर्टल लेगी ही नहीं, बात खत्म। आप खुद भी नहीं बना पाओगे, कोई भी दूसरा पर्सन जो होगा वो भी आपके ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में ई-वे बिल नहीं बना पाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन जो है वो आया होगा और आना भी चाहिए, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो ये आना चाहिए, सर ई-वे बिल पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि मैं डिफॉल्टर हूं, क्योंकि मेरे को रिटर्न तो अलग पोर्टल पर भरनी थी। ई-वे बिल पोर्टल पर तो सिर्फ किसका काम होता है? ई-वे बिल जनरेशन का। मुझे जो अपने कंप्लायंसेस करने होते हैं वो तो मुझे अदर पोर्टल पर करने होते हैं। तो ई-वे बिल पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि मैंने उस पोर्टल पर जो कंप्लायंसेस मुझे करने थे वो टाइमली नहीं कर रखे, मैं डिफॉल्टर हूं? तो बेटा उन्होंने वो अदर पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल इन दोनों को जो है वो अलाइन किया है इस पर्पस के लिए। उन्होंने ई-वे बिल पोर्टल और उस अदर पोर्टल को जो है वो अलाइन किया है और उन्होंने ऐसा बैकएंड पे सिस्टम बनाया है कि ये जो जीएसटी की बेसिक पोर्टल है, अगर उस पर किसी भी व्यक्ति ने 2 कंसेक्यूटिव पीरियड के लिए ये कंप्लायंसेस नहीं किए तो वो जो पोर्टल है वो ई-वे बिल पोर्टल को खुद से डाटा जो होगी वो ट्रांसमिट कर देगी और ई-वे बिल पोर्टल अकॉर्डिंगली अब उन डिफॉल्टर्स के रिस्पेक्ट में किसी भी व्यक्ति को पार्ट ए क्रिएट करने नहीं देगी। सर ये जो ई-वे बिल ब्लॉक हो गए, क्या ये ब्लॉक ही रहेंगे या फिर ये कभी खुल भी सकते हैं? बेटा आप अपनी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर देना। जब आप अपनी कंप्लायंसेस कंप्लीट कर दोगे तो फिर आपका ई-वे बिल ये जो ब्लॉक हुआ था ये ऑटोमेटिकली जो होगा ये पोर्टल खोल देगी। अच्छा, यहां पर भी एक स्पेशल बात ध्यान में रखिएगा, आपका ई-वे बिल उन्होंने ब्लॉक कर दिया, किस वजह से? बिकॉज आप कंप्लायंस डिफॉल्ट पर थे। अब जब आप रिटर्न्स फाइल कर देंगे, जो भी रिपोर्टिंग है जीएसटीआर 1, 3B या फिर टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट वो आप फाइल कर देंगे, तो फिर आपकी ई-वे बिल पोर्टल द वेरी नेक्स्ट डे उसको जो होगा वो अनब्लॉक कर देगी। इस बात को लेकर के डिपार्टमेंट की क्लैरिफिकेशन आई हुई है जिसमें उन्होंने बोला आप कंप्लायंस कर दोगे, हम वेरी नेक्स्ट डे आपके लिए ये अनब्लॉक कर देंगे। एम आई क्लियर? अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और बात इसमें ये बोल रखी है, दो कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट्स की वजह से ये ब्लॉक हुई थी। अगर आपने एक भी फाइल कर दी ना, तो अब आपका डिफॉल्ट 2 का नहीं 1 का रह जाएगा और अकॉर्डिंगली आपकी अनब्लॉकिंग जो होगी वो कर दी जाएगी। इस बात की क्लैरिफिकेशन उन्होंने इशू कर रखी है। ठीक है जी, तो अब एक बार के लिए 138E में आपको पढ़ाता हूं, बॉटम से स्टार्ट करिएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 138(1), नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 138(1), रूल 138(1)
बेटा इसमें आप ई वे बिल जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते थे और इसमें आप पार्ट ए क्रिएट करते थे। तो पार्ट ए उन्होंने क्या बोला था, इफ यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, तो आप पार्ट ए भर सकते हैं। पर अब वो कह रहे हैं, उस बात को ओवररूल करते हुए अब हम ये कह रहे हैं, नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कंसाइनर हो, चाहे वो कंसाइनी हो, या फिर ट्रांसपोर्टर हो, या फिर ईसी हो, या फिर कुरियर एजेंसी हो, कोई भी पर्सन नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए। किसी भी व्यक्ति को पार्ट ए में इंफॉर्मेशन सबमिट करना अलाउ नहीं किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, जो सप्लायर भी हो सकता है, रेसिपिएंट भी हो सकता है, हमें मतलब नहीं है। अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मे बी सप्लायर, मे बी रेसिपिएंट, लेकिन आप डिफॉल्टर हैं, नीचे डिफॉल्ट लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आपके रिस्पेक्ट में कोई भी व्यक्ति पार्ट ए में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, मतलब ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अब आप कैसे डिफॉल्टर है, पॉइंट नंबर 1 वो कहता है जी, नंबर 1 आप है एक पर्सन हु इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, हु इज पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, मतलब आप कंपोजिशन सप्लायर हैं, या फिर यू आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नंबर। बेटा ये जिस नोटिफिकेशन नंबर को रेफर कर रहे हैं, ये जिस नोटिफिकेशन नंबर को रेफर कर रहे हैं, ये आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा मैं रिकलेक्ट कराता हूँ। जब मैंने आपको कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 पढ़ाई थी, तो इसमें बेटा मैंने आपको 2 कंपोजिशन स्कीम पढ़ाई थी, कंपोजिशन स्कीम 1, कंपोजिशन स्कीम 2। कंपोजिशन स्कीम 1 में मैंने आपको बताया था, इसमें बेसिकली गुड्स के सप्लायर आते हैं एंड रेस्टोरेंट वाले आते हैं। ठीक है जी। और कंपोजिशन स्कीम 2 किसके लिए बनी थी, ये नई बनी थी उन लोगों के लिए जो कि कंपोजिशन स्कीम 1 में कवर नहीं हो रहे थे, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम 2 बनाई गई थी बाय फाइनेंस एक्ट 2019। अच्छा, जिन लोगों के लिए ये कंपोजिशन स्कीम 2 बनाई गई थी फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा, वो लोग फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले इस नोटिफिकेशन के थ्रू एक स्पेशल स्कीम में काम करते थे। पर आज के डेट में फाइनेंस एक्ट 2019 से उनको कंपोजिशन स्कीम में कवर कर दिया गया है, इसलिए इस नोटिफिकेशन की आज की डेट में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नीचे मैंने ये ट्यूटोरियल नोट भी अटैच कर रखा है। तो आप सिंपली आज की डेट में ए को कैसे पढ़ेंगे कि आदमी कौन है जो कि सेक्शन 10 में कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्टर्ड था, पर उसने क्या किया, ही हैज़ नॉट फर्निश्ड क्या चीज़, स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटी CMP 08। उसने जो टैक्स पेमेंट का स्टेटमेंट होता है वो 2 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स तक, 2 लगातार क्वार्टर्स तक जो है वो फाइल नहीं किया। नेक्स्ट पेज। या फिर दूसरा डिफॉल्टर है बीइंग अ पर्सन अदर देन द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, मतलब कंपोजिशन सप्लायर नहीं, अदर सप्लायर। और उसने क्या किया, ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न्स फॉर अ कंजिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, और उसने 2 महीने तक अपनी रिटर्न्स जो है वो सबमिट नहीं करी। रिटर्न्स आर फाइल्ड अंडर सेक्शन 39 का उसने डिफॉल्ट कर रखा है। एंड सी में कौन सा डिफॉल्टर है, इसमें एक ऐसा पर्सन है जो कि ए में नहीं आ रहा, ठीक है, ए में नहीं आ रहा मतलब कंपोजिशन सप्लायर नहीं है, और उसने क्या फर्निश नहीं किया, GSTR 1-2 मंथ और क्वार्टर जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल थे, सेक्शन 37 में उसे GSTR 1 फाइल करनी होती थी, उसने उसमें डिफॉल्ट जो है वो कर रखे हैं। तो ये जो ये 3 डिफॉल्टर्स है, इन 3 डिफॉल्टर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी व्यक्ति ई वे बिल पोर्टल पर जाकर के पार्ट ए में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, मतलब इनके साथ किए गए ट्रांजैक्शंस का ई वे बिल पोर्टल पर क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी।
नीचे मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिए हैं, ठीक है जी। रिटर्न्स ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड एज नॉर्मल सप्लायर, मान लीजिए कोई पर्सन रजिस्टर्ड है एज अ नॉर्मल सप्लायर, तो उसे जनवरी 2020 की जीएसटीआर 3B मान लीजिए 20 फरवरी तक देनी थी, फरवरी की उसको जो है जीएसटीआर 3B 20 मार्च तक देनी थी, पर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी। तो अब सुनो, जनवरी की अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी तो ये इसका 1 महीने का डिफॉल्ट हुआ, अभी ई वे बिल फैसिलिटी ब्लॉक नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर वो नेक्स्ट महीने की भी फाइल नहीं करता है तो द वेरी नेक्स्ट डे से इसकी ई वे बिल फैसिलिटी, इसके रिस्पेक्ट में ई वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, और वर्ड ये मत बोलना ये नहीं कर पाएगा, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी नहीं कर पाएगा, और पोर्टल बेटा इसे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगी। कुछ पूछा नहीं जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि क्यों नहीं फाइल करी, क्या हुआ, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपकी सेकंड रिटर्न नहीं आएगी, आपकी जीएसटी पोर्टल ई वे बिल पोर्टल को मैसेज भेज देगी और ई वे बिल पोर्टल पर आप नेक्स्ट डे से, ठीक है जी, आपके रिस्पेक्ट में कोई भी ई वे बिल जो होगा वो जनरेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब सुनो, अब आप ई वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे तो आप गुड्स की मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, धंधे का नुकसान है, तो अब आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप रिटर्न फाइल करोगे। अब आपने 27 मार्च को लेट्स सपोज दोनों रिटर्न फाइल कर दी, जैसे ही आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने डिफॉल्ट ठीक कर दिया, पोर्टल ऑटोमेटिकली आपको अनब्लॉक कर देगी द वेरी नेक्स्ट डे। 27 को आप रिटर्न फाइल करोगे तो नेक्स्ट डे जो होगा पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली अनब्लॉक कर देगी। एम आई क्लियर? ये सब सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है और यही एग्जाम में आपके पास पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2, केस बी। केस बी, मान लीजिए जनवरी की आपकी रिटर्न्स जीएसटीआर 3B 20 तारीख ड्यू डेट थी, बट आपने फाइल नहीं करी, अभी ब्लॉक नहीं हुआ क्योंकि 1 महीने का डिफॉल्ट है। फिर फरवरी की रिटर्न आपकी ड्यू डेट आई, आपने वो भी फाइल नहीं करी, तो वेरी नेक्स्ट डे से ब्लॉक कर दिया, पोर्टल ने ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया। फिर मार्च की रिटर्न, उसकी ड्यू डेट आई, आपने उसे भी फाइल नहीं किया, ई वे बिल ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है, ई वे बिल ब्लॉक ही रहेगा। अब फिर उसके बाद आपने क्या किया, जनवरी एंड फरवरी महीने की रिटर्न्स जो है वो फाइल कर दी। ध्यान देना, आपने 3 रिटर्न फाइल नहीं करी थी, लेकिन आपने सिर्फ 2 रिटर्न फाइल कर दी। अब ये जो 2 रिटर्न्स आपने फाइल कर दी, इसके बाद आपकी अनफाइल्ड रिटर्न 1 महीने की रह गई, और क्योंकि अब आपका डिफॉल्ट सिर्फ 1 महीने के लिए रह गया है, तो फिर आपके लिए ई वे बिल की फैसिलिटी अनब्लॉक कर दी जाएगी द वेरी नेक्स्ट डे आपने ये रिटर्न फाइल कर दी। आई होप दीज आर ऑल इजी पॉइंट, यू कैन रिमेंबर, यू कैन कीप इट इन योर मेमोरी। क्लियर है जी? इतना बेसिक पॉइंट जो होगा वो आपको जो है वो ध्यान में रखना है। अच्छा, आप सुनो, अब इन 2 इलस्ट्रेशंस को सुनते टाइम आपको दिमाग में डेफिनेटली एक बात आई होगी, आई एम वेरी मच श्योर। बेटा जैसे ही आपने डिफॉल्ट्स किए, और लेट्स सपोज रिटर्न्स का एग्जांपल ले रहा हूं, आपने 2 रिटर्न्स फाइल नहीं करी, पोर्टल ने ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉक कर दिया विदाउट आस्किंग यू कि भाई क्या बात हो गई। अब कुछ लोगों ने बोला हमें जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, हमने रिटर्न फाइल नहीं करी, देयर में भी जेन्युइन रीजंस बिहाइंड दैट, हमारे घर पर कुछ इश्यूज हो गए थे, हम बिजनेस पर नहीं ध्यान दे पा रहे थे। तो सुनिएगा बेटा ध्यान से, अब प्लीज ध्यान से सुनो, सिस्टम डिजाइन कैसे किया गया है। अगर आप 2 रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं, या 2 GSTR 1 या फिर 2 वो टैक्स पेमेंट स्टेटमेंट नहीं फाइल करते हो, पोर्टल ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगी। बट अगर आपको ये लगता है कि आपको इस ब्लॉकिंग की वजह से इशू आ रहे हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई थी परिवार में, इस वजह से आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, और आप अभी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिटर्न तैयार करने के लिए आपको जाकर के बिजनेस के सारे अकाउंट्स लेकर के बैठने पड़ेंगे, टाइम लगाना पड़ेगा, जिसकी मानसिक स्थिति अभी आपके पास नहीं है। तो उन्होंने आपको एक अल्टरनेटिव रास्ता ये दिया है कि ठीक है, अगर तुम अभी रिपोर्टिंग कंप्लायंसेस नहीं कर पा रहे हो लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम में हो, तो आप कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हो विद योर प्रॉब्लम, और कमिश्नर अगर आपकी प्रॉब्लम को जेन्युइन प्रॉब्लम पाएगा तो कमिश्नर इसको अनब्लॉक कर देगा। इवन इफ यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न एंड स्टेटमेंट, बट अगर कमिश्नर को आपकी सिचुएशन जेन्युइन लगेगी तो फिर वो आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड आपके लिए ये फैसिलिटी जो होगा वो अनब्लॉक कर देगा। ये कंसेप्ट बेटा इन्होंने आगे लिखा है। एम आई क्लियर? इसकी समरी पहले ध्यान में रखो। आपके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को एम्पावर्ड किया गया है कि वो आपके लिए अनब्लॉक कर सकता है अगर डिफॉल्टर उसके रिस्पेक्ट में कोई एप्लीकेशन देता है एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशन। एम आई क्लियर? तो इसके लिए बेटा आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसका फॉर्म ये है, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर। एप्लीकेशन देने की एज सच कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई है, आप कभी भी दे देना, अपने इंटरेस्ट में आप जल्दी से जल्दी देना, और आपकी एप्लीकेशन के बाद
उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल कमिश्नर करेगा और उसके लिए वो एक ऑर्डर पास करेगा। उस ऑर्डर की भी कोई टाइम लिमिट एज सच नहीं दी गई है। अब आपकी एप्लीकेशन के आने के बाद अगर वो जेन्यून पाएगा तो एक्सेप्टेंस ऑर्डर दे देगा, ई वे बिल जनरेशन पॉसिबल हो जाएगा। और अगर वो इसे जेन्यून नहीं लगती उसे तो फिर वो क्या दे देगा, रिजेक्शन ऑर्डर दे देगा। मतलब ई वे बिल जनरेशन उस केस में आपके पास जो होगा वो ब्लॉक ही रहेगा। एम आई क्लियर? आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। तो अब जरा लीगल लैंग्वेज फटाफट से पढ़ लीजिएगा। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे on receipt of an application from a registered person in this particular form on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing। वजह बताओगे, ठीक है जी। तो वो कमिश्नर ऑर्डर इस फॉर्म में पास करके आपको पार्ट ए में इंफॉर्मेशन फर्निश करना, ठीक है जी, आपके रिस्पेक्ट में पार्ट ए में इंफॉर्मेशन फर्निश करना जो होगा वो अलाउ कर देगा, मतलब अनब्लॉक कर देगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज में बी स्पेसिफाइड। और वो अनब्लॉक तो कर रहा है लेकिन कुछ कंडीशन लगा देगा, बोलेगा ठीक है चलो प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम में थी, कोई बात नहीं, अनब्लॉक कर रहे हैं, अगले 15 दिनों में तैयार करके भर देना। इस तरीके की कुछ भी कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, जेन्यून रीजन होगा तो ही एक्सेप्ट करेगा। अगर उसे जेन्यून नहीं लगोगे आप तो वो आपको रिजेक्ट करेगा। हाँ, रिजेक्ट अगर करेगा तो फिर रिजेक्शन करने से पहले आपको एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो होगा वो जरूर देगा। दिस इज द नेक्स्ट प्रोविजो। नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सच पर्सन टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए शैल बी पास्ड विदाउट अफोर्डिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। एम आई क्लियर? ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा नीचे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जिस कमिश्नर को आपको अप्रोच करना है, जिस कमिश्नर को आपको अप्रोच करना है वो आपका जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर होगा। वो आपका जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर होगा, मतलब आप जिस कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते होंगे आप उस कमिश्नर को जो होगा वो अप्रोच करेंगे। और ध्यान में रखेंगे आपका जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर, अगर मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो आपका सीजीएसटी का कमिश्नर जो होगा वो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर होगा, उसने जो भी स्टैंड लिया वो चलेगा। पर मान लीजिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट के अंडर दिया गया है तो उस केस में आपको अपना जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर जो स्टेट वाला होगा उसको अप्रोच करना पड़ेगा। और वो जो स्टेट वाला आप कमिश्नर होगा वो जो भी डिसीजन लेगा, चाहे वो परमिट करे या वो आपको रिजेक्ट करे, वो डिसीजन जो होगा वो दूसरे कमिश्नर के ऊपर जो होगा वो एप्लीकेबल रहेगा। ये बात इन्होंने इस थर्ड प्रोविजो में लिखी। द परमिशन ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय कमिश्नर ऑफ स्टेट या फिर कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स। मान लीजिए ये आपके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर है, अब इन्होंने आपको परमिशन दी या रिजेक्ट करी, जो भी इन्होंने किया दैट शैल बी डीम टू बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर। तो ये बेसिकली जो भी सीजीएसटी कमिश्नर होगा उसको इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपके जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर ने स्टैंड ले लिया वो जो होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड इसके साथ बेटा आपका रूल 138E जो है वो कंप्लीट होता है। इसको प्रायोरिटी पर ध्यान रखना बिकॉज दिस बिंग लेटेस्ट प्रोविजन ये आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। आई एम क्लियर? आई एक्सपेक्ट आई एम क्लियर टू एवरीवन। और एक छोटी बात को ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट पेज पर बेटा इस रूल 138E के ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ FAQ इशू किए गए हैं। वो सारे FAQ जो उन्होंने इशू किए हैं वो मैंने डिस्कशन में कहीं ना कहीं बोल दिए हैं, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। वो आपका होमवर्क रहेगा, आप उसे खुद से पढ़ के कंप्लीट करेंगे।